समस्त शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं तथा विभिन्न शास्त्रों में एक दूसरे के मतों में या फिर एक दूसरे के मतों का खंडन तथा मंडन के कारण विवाद मात्र ही है, परंतु ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष है, जिसके साक्षी सूर्यदेव और चंद्रदेव माने गए हैं। यस मित्रों, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की या भारतीय ज्योतिष की जितनी भी सराहना की जाए उतना ही कम है। एक तरफ ही हमारे वेदों का अंग कहे गए हैं, वेदांग कहे गए हैं, तो दूसरी ओर ये जो है हमारे पूरे शरीर को पूरे जीवन में घटित होने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष घटनाओं को एक पूरे काल चक्र को निर्धारित करते हैं। जातक के जन्म से लेकर उसके मरण तक का प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण क्या घटित होना है, क्या घटित होगा, क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, क्या बुरा होगा, हर एक चीज की जो है पूर्व निर्धारित प्रक्रिया बनाई गई है। तो मित्रों, आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से नववांश चार्ट के दूसरे एपिसोड को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि कि हमारा जो लगन चार्ट होता है, हमारी जो लगन कुंडली होती है, D1 चार्ट होता है, उसमें जो भी योग हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में हम भी आज भी हम राशियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, ग्रहों का अभी समावेश इसमें नहीं करेंगे। तो जो भी राशियां हमारे लगन चार्ट में पड़ी हुई हैं, उन राशियों के हिसाब से क्या हमारा पूरा जीवन उसी हिसाब से गुजरेगा या फिर लाइफ के पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में कुछ अंतर रह सकता है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारे नववांश लगन चार्ट में जो हमारा लगन है, लगन राशि है, वो अगर नववांश चार्ट में जाकर लगन राशि बदल जाती है तो हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में, हमारे जीने के तरीके से, हमारे जीवन के उद्देश्यों में, हमारे जीवन की प्रायोरिटीज में अंतर आ जाता है। तो उसी हिसाब से आज हम बात करेंगे विभिन्न राशियों की, विभिन्न भावों की, कि ये इस भाव में राशि पड़ी है तो नवमास में ये राशि अगर इस भाव में चली जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लगन D1 चार्ट टू D9 चार्ट। नववांश के बारे में मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर लगन कुंडली हमारा शरीर है तो नववांश हमारी आत्मा है। एक्चुअली नववांश जो है वो लगन कुंडली की इंटरनल स्ट्रेंथ को जो है बताती है कि आपके शरीर में आपकी आत्मा कितनी मजबूत है, आपके शरीर में आपका आत्मबल कितना बलशाली है, कितना बलपूर्ण है या बलहीन है। ये सबको रिप्रेजेंट करती है हमारी नववांश कुंडली। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। D1 चार्ट देखिए मित्रों, मैंने व्हाइट बोर्ड में एक चार्ट बना, दो चार्ट बनाए हुए हैं। एक हमने बनाया हुआ D1 चार्ट जो डिविजनल चार्ट है, यानी कि जब जातक जन्म लेता है तो उसके जन्म के टाइम से जो हम एक चार्ट बनाते हैं D1 चार्ट, ये उसमें हमने 12 राशियां भर दी हैं। और इधर हमने बनाया है D9 चार्ट रेड रंग का, इसको हम समझाएंगे, इसको हमने ब्लैंक रखा हुआ है। तो जैसे कि ये जो D1 चार्ट है ये एरीज का है, यानी कि मेष लगन के जातक का है। मंगल का प्रभाव है इस जन्म पत्रिका पे। मंगल जैसे गुण है, ये जातक सर्वदा जो है गति में, एग्रेशन में, कर्म में, एक्शन में बिलीव करता है, 100% बिलीव करता है कि मंगल वाला जातक है। ये जानता है कि बगैर एक्शन किए, बगैर काम किए, बगैर एग्रेशन के लाइफ में कुछ मिलना नहीं है। तो अब यहाँ पर बात करें, जैसे अगर देखिए ये लगन है, लगन राशि है आपकी, मेष राशि पड़ी हुई है। अब ये मेष राशि जो है D1 की मेष राशि पड़ी हुई है, ठीक है, बच्चा जन्म लिया
और मंगल जैसे स्वभाव आ गया, नो डाउट बढ़िया रहा। अब उसके बाद क्या अब मंगल भी यही बैठे हुए, सपोज करो एक हम ग्रह को भी हटा देते हैं, हम कॉमनली जानते हैं कि भाई ये जो है मेष लग्न का जातक है तो बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य ही देखा जाता है, क्योंकि आप खुद देखे जाते हैं। तो अब बच्चा के जन्म हुआ और भाई पूर्व जो है दिशा में 1 नंबर राशि का उदय हुआ और उस बच्चे की जो जन्म पत्रिका बनी, जो लगन चार्ट बना, वो मेष लगन का बना। अब उसकी नवमांश कुंडली भी तैयार हुई। अब उस नवमांश कुंडली में अगर ये 1 नंबर राशि, ये देखिए ये त्रिक भाव होते हैं 6, 8 और 12। अभी 1 नंबर राशि उठकर अगर D9 चार्ट की यहां आ जाए या यहां आ जाए या यहां आ जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि जो जातक है, जो मेष लगन का है, उसके जीवन का पहला पार्ट, जो उसका किशोर अवस्था तक माना जाता है, वो उसमें उसको स्वास्थ्य को लेकर उसको अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ग्रह की पोजीशन भी अगर अच्छी है तो कोई समस्या नहीं है, बढ़िया पीरियड गुजरा। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ या सेकंड लाइफ ऑफ द पार्ट स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लगन जो है, लगन राशि जो है वो D9 के 6, 8, 12 भावों में से किसी एक भाव में बैठ गई जाकर। तो इससे क्या होगा? एक तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा इशू रहेगा, साथ ही साथ अगर वो छठे भाव में बैठती है तो कहीं ना कहीं रोग, ऋण, रिपु से वो परेशान रहेगा। हो सकता है उसको लोन लेना पड़े और वो लोन इतना हो जाए कि उसको पे करने में बड़े संघर्ष रहा है उसको। मान लीजिए लोन 10 लाख का ले लिया और इनकम है नहीं, तो कैसे उसकी ईएमआई पेड करेगा? या फिर क्योंकि मेष वाला जातक है तो किसी लड़ाई झगड़ा हो गया है तो शत्रु पीछा छोड़ नहीं रहे हैं उनका जिंदगी भर, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। या फिर कोई ऐसा रोग हो गया जो लगा है सही होने का नाम ही नहीं ले रहा, इस तरह की रह सकती हैं। अगर यहाँ पर ये 8 नंबर भाव में अगर 1 नंबर राशि आ जाती है D9 के, तो उसका जो नेचर होगा वो बड़ा सिक्रेसी टाइप का हो जाएगा, एक तरीके डिटेक्टिव टाइप का बंदा होगा, साथ ही साथ ऑक्लूट होगा, या फिर तंत्र विद्या, आध्यात्म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ उसका झुकाव रहेगा। लेकिन उसके जीवन में संघर्ष तब भी रहेगा, कोई छठा भाव अड़चनों का भाव भी होता है। इसी प्रकार अगर 12th हाउस में अगर इसकी 1 नंबर राशि आ जाती है, लगन राशि आ जाती है, तो समस्या रहेगी। तो हाँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज ये रहेगी कि वो विदेश सेटलमेंट होने के चांसेस भी उसके रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में खर्चा बे रह सकता है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में वो फंसा रह सकता है। इस तरीके से ओवरऑल अगर मैं डिफाइन करूं तो ओवरऑल एक तरीके से एक संघर्ष, एक इसकी जीवन में रहेगा। तो मैंने एक भाव, एक आपके लगन को लेकर यहाँ समझाया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके सेकंड हाउस की, यानी कि जो सेकंड हाउस जिसमें टॉरस राशि पड़ी हुई है आपकी, और आपका धन भाव है, परिवार का भाव है, अगर यही 2 नंबर राशि आपके छठे भाव में आ जाए तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ वाद विवाद रह सकता है, या फिर धन एकत्रित करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, या फिर परिवार में ही कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएं जो आपके शत्रु हो सकते हैं। इन शॉर्ट सेकंड हाउस से रिलेटेड भी संघर्ष आपको यहाँ मिल सकता है। इसी तरीके से अगर ये 8 नंबर में आ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन फिर भी परिवार के साथ संघर्ष, अवरोध, इस तरह की चीज रह सकती हैं। और बात करें 12th हाउस की, अगर ये 2 नंबर राशि 12th हाउस में चली जाए तो भी परिवार वालों घर से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार में कोई बीमार रह सकता है, उसकी दवाई वगैरह पे खर्चा हो सकता है, कोई परिवार से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी केस हो सकता है, जिसपे जो है जिसके संबंध में आपको दिमाग आपका घूमा रहेगा, आपको संघर्ष रहेगा, परेशानियां रहेंगी। तो इस तरीके से मैंने जो बताया आपको, इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं, इससे मैंने मोटा मोटा 2 के बारे में बता दिया। अगर बात करें आपके 4 नंबर राशि की, तो 4 नंबर राशि अगर आपके 6, 8, 12 में पड़ी हुई है तो भी समस्या यही होगी, माता से संबंधों में टकराव रहेगा, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें बड़ा संघर्ष रहेगा। अगर 8 भाव पड़ी है तो पॉसिबिलिटी है सरकार
पक्ष की तरफ से आपको भूमि प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ घर वाले माता को बचत बनाते हैं तो उसमें भी आपको मिल सकता है पोर्शन। 12 साल चली जाए तो कम से कम तो कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन बेचने के योग बन सकते हैं। मतलब उसकी स्टेबिलिटी में आपको समस्या रहेगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएंगे कि वो बेचना पड़ेंगे, वाहन बेचना पड़ सकता है, भूमि भवन वाहन बेचना पड़ सकता है, घर बेचना पड़ सकता है, माता से दूर जा सकते हैं, माता से संबंध विच्छेद हो सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इस टाइप की जो है संघर्ष आपकी लाइफ में रह सकते हैं। ये तो एक इस तरह की बात रही। अब बात करते हैं, देखिए कैसे कि भाई अगर कह लीजिए कि अगर आपकी एक नंबर राशि ये दिन आने के 10 भाव में चली जाए, 10th हाउस में चली जाए, तो ये बड़ा अच्छा योग रहेगा। यानी कि आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा, वो अपने कर्म क्षेत्र पर होगा, आप खूब प्रोग्रेस करेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे, लोगों के बीच आपकी मर्यादा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पदवी मिलेगी, उपाधि मिल सकती है। तो एक अच्छा डिपेंड करता है हाउस टू हाउस। देखिए जो भाव इसमें बने हुए हैं वही हाउसेस इसमें है, भाई त्रिक भाव उसमें भी ये कहलाएंगे, त्रिक भाव उसमें भी ये कहलाएंगे। अब मान लीजिए ये जो D1 चार्ट है, इसके छठे भाव की राशि 6 नंबर, वो कहीं ना कहीं अगर आपके चतुर्थ भाव में पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सुविधा आ जाएगी। यानी कि हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद रहे, कुछ शत्रु खड़े हो जाए, घर में कलेश रहे, घर में अशांति रहे, लेकिन वो जो उसका वेग होगा क्योंकि अच्छे भाव में आ गए तो कहीं ना कहीं इसकी जो वेग, इसकी स्पीड, इसकी क्षमता थोड़ी डाउन होंगे, तो थोड़ा कम इम्पैक्ट रॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके की जो है चीजें यहाँ रह सकती हैं। तो इस तरीके से हम जन्म पत्रिका में अगर लगा के देख लें तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि जो है हमारे फर्स्ट पोर्शन ऑफ लाइफ में क्या है और सेकंड पोर्शन ऑफ लाइफ में क्या रह सकता है। अब इसके अलावा देखिए हम लोग कहते हैं कि भाई अब स्पाउस की बात करते हैं, जैसे जैसे D1 चार्ट में 7 नंबर राशि पड़ी हुई है आपके स्पाउस की, यानी कि जो कह लीजिए कि D1 चार्ट में जो स्पाउस की राशि पड़ी है वो 7 नंबर राशि लिब्रा है, यानी कि आपका जो स्पाउस है बहुत रोमांटिक होगा, एक अच्छा जीवन, एक लग्जरी जीवन जीना पसंद करेगा, सुंदर होगा, बहुत घूमने फिरने का शौकीन होगा, मस्त लाइफ जीने वाला बंदा होगा। आई मीन टू से स्पाउस, अगर आप मेल है तो फीमेल होगा, अगर आप फीमेल हो तो मेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चेंजेस मैं बताता हूँ कि अगर D9, अब जैसे ये आपके D1 चार्ट में 7 नंबर राशि पड़ी हुई है, ठीक है, और D9 चार्ट में अगर 7 नंबर राशि आपके मान लो 12th हाउस में आ जाए, तो इससे क्या होगा, इससे ये हो सकता है, देखो आप हो सकता है अपने स्पाउस के साथ विदेश घूमने चले जाएं, या फिर आप अपने स्पाउस के कहने पर, या आप अपने स्पाउस की जरूरतों को पूरा करने के लिए, या उसकी किसी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको पे करना पड़े। ये तो मैंने जो पैटर्न स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। मान लीजिए D1 चार्ट में 7 नंबर राशि पड़ी हुई है और आपके D9 चार्ट में राशि आपकी जो पड़ी हुई है वो आ जाए D9 चार्ट में 10 नंबर राशि, 10 नंबर राशि आ जाए, तो देखिए क्या होगा, जो आपका स्पाउस होगा वो अपने लाइफ के फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में वो बहुत रोमांटिक, बहुत खुले मिजाज का आदमी होगा, बंदी होगी। आई मीन अगर आप फीमेल मेल है तो फीमेल होगा, बहुत सुंदर लग्जरी लाइफ जीने वाले और खुले विचारों वाली, घूमने फिरने वाली, मतलब एक तरीके से बड़ी ब्यूटी क्वीन टाइप लेडी वो हो सकती है, खुले विचारों वाली, बढ़िया सैर सपाटा करना, घूमना फिरना, परिवार, फाइनेंस, इन्हीं चीजों को जीवन समझने, सुख सुविधाओं को जीवन समझने वाली बंदी हो सकती है। अब देखिए, अब आपके D9 चार्ट में यहाँ 10 नंबर राशि आ गई, मान लीजिए यहाँ 10 नंबर राशि आ गई, तो जो आपका स्पाउस होगा, देखिए उसका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ क्या होगा, उसके रहन सहन में, उसके विचारों में, उसके व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जो लेडी या जो आपका स्पाउस था वो बहुत खुले विचारों का था, वो मौज मस्ती करने वाला था, वो बहुत सुंदर था, वो सुख सुविधाओं का भोग करना ही सब कुछ समझता था, वो पैसा यानी कि धन और परिवार और खाना, यानी कि फूड फाइनेंस और जो है फैमिली, फूड फाइनेंस फैमिली को ही सब कुछ समझने वाला,
अब अपने सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में उसका क्या क्या परिवर्तन होगा, उसमें एक गंभीरता आ जाएगी, वो कर्म प्रधान हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न सैटर्न के गुण में आ गए, यानी कि उसके सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ जो होगी उसमें वो बहुत डीप सोच की हो जाएगी, शांत रहेगी, और वो उसके दिमाग में आएगा यार मैरिज हो गई, उसमें चेंजेस आ गए, यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। वो निरंतर कुछ ना कुछ करने की सोचेगी, करना कहीं ना कहीं कोई जॉब पकड़ना, कोई ना किसी भी तरीके से वो जो है एक्शन करना, डीप सोच, शांत रहना, और 100% इसी बारे में सोचना कि कैसे ना कैसे करके आगे बढ़ा जाए, कैसे ना कैसे करके हमें कर्म किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि 7 नंबर राशि आपके फर्स्ट हाफ में थी, तो वो अपने पर्सनल अफेयर्स के प्रति बहुत जागरूक थी, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में वो अपने पर्सनल अफेयर्स के प्रति इतना जागरूक नहीं रहेगी। तो इस तरीके की चेंजेस आ सकते हैं, ये एक्चुअल में होता है, यही तो कमाल है D1 और D9 चार्ट का। हम D1 चार्ट से अभी की चीजें चीजें देख सकते हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म लिया उसके पीरियड के देख सकते हैं, और D9 चार्ट में उसका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ तक। अब देखिए मैंने यहाँ बात की सेवेंथ हाउस की, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि सेवेंथ हाउस में, मैंने बोला ना कि एक व्यक्ति की अगर हम एवरेज एज मान लेते हैं 70-80 साल, तो उसका आधा कर लें तो 35 से 40 साल मान लेते हैं, तो उसका वो आधा पार्ट हो गया। अब मैंने बोला कि आपका स्पाउस के भाव में सेवेंथ हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी, तो आपका स्पाउस जो था वो अपने जन्म से लेकर अपनी 35 साल की एज तक लगभग वो बहुत अलग विचारों का रहेगा। मंगल सॉरी जो वीनस उसका ऑनर रहेगा, तो बढ़िया रहेगा, नेम फेम वाला, सुख सुविधाओं को भोगने वाला, अच्छी अच्छी लाइफ जीने वाला, लग्जरी लाइफ जीने वाला, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ब्रांडेड चीजों को यूज करने वाला, मनी फूड फाइनेंस को सब कुछ समझने वाला। लेकिन अब उसकी मैरिज हो जाती है आपसे, मैरिज हो गई मान लो 30 साल में या 25 साल में, 28 साल में, तो ठीक है, उसमें अभी भी वो गुण दिखेंगे, लेकिन जैसे ही उसका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ ये एक्टिव होगा, तो उसमें आप एकदम चेंजेस देखेंगे कि यार ये तो पहले की तरह रहा ही नहीं, ऐसा क्या हो गया। तो लोग कहेंगे कि शादी होगी तो चेंजेस आ गए, लेकिन एक्चुअली वो फैक्टर ये नहीं होता है, वो फैक्टर ये होता है D1 और D9। जो बंदी फ्री माइंड थी, जो बंदी जो है घूमना फिरना पसंद करती थी, सुख को भोग पसंद करती थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मनी फाइनेंस फूड को पसंद करती थी, वो अब चाहती है कि वो कुछ करे, वो कर्म करना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, अपना अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, इस तरह और मेहनत करना चाहती है, इस तरीके के परिवर्तन। तो इस तरीके के परिवर्तन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों एक छोटा सा मैंने एक अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे हमारे भाव जो लगन पत्रिका में D1 चार्ट में अच्छे दिख रहे हैं, अगर हम उसको D9 चार्ट में देखेंगे तो हो सकता है वो उतने अच्छे ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो उससे भी बेहतर हो। तो इस और इसका इफेक्ट डेफिनेटली आता है, यानी कि जन्म पत्रिका से प्रोडक्शन करना 100% सही नहीं माना जाता है। जब तक आप D9 चार्ट को ना देखें तब तक आप सही एक्यूरेट, सही कहते हैं इसको, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो मित्रों ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए था, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जैसे आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दे रहे हैं, हमें हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव हम पे ऐसे बनाए रखिए, ताकि हम आगे भी अनवरत अपनी सेवाएं आपके समक्ष लाते रहें। सो मित्रों थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।